वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एक नया क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करेंगे। DSSB का पीजीटी इकोनॉमिक्स का 2021 का क्वेश्चन पेपर। वैसे तो ये क्वेश्चन पेपर हम पहले भी चैनल पर डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन उस टाइम हमने सिर्फ इसके 2 पार्ट्स ही डिस्कस किए थे। पूरा क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व नहीं कर पाए थे, लेकिन अब हम इसको पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपके DSSB के पीजीटी के जो फॉर्म्स हैं वो निकल चुके हैं। आपको वैकेंसीज का पता लग गया है। टेलीग्राम चैनल पर उसकी PDF भी आपको मिल जाएगी। तो आज हम 2021 का जो क्वेश्चन पेपर है इसके पैटर्न को भी देखेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि जो DSSB का जो दिल्ली का ये पीजीटी का पेपर होता है ये कितने मार्क्स का रहेगा, कौन कौन से टॉपिक्स इसमें हमारे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो पहले अगर हम बात करें तो आपका ये जो एग्ज़ाम है DSSB का ये 2 सेक्शन में बटा होता है, जैसे पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 आपका 100 मार्क्स का रहेगा, 100 ही उसमें क्वेश्चंस होते हैं। पेपर 2 आपका 200 मार्क्स का और 200 ही इसमें क्वेश्चंस होते हैं। 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, इसके अंदर 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। जो हमारा पेपर 1 होता है इसके अंदर हमारा 20 क्वेश्चन आएंगे आपके मेंटल एबिलिटी से और रीजनिंग एबिलिटी से। रीजनिंग के 20 क्वेश्चन होते हैं, जनरल अवेयरनेस के भी आपके 20 क्वेश्चन होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन 20 क्वेश्चन, हिंदी लैंग्वेज और उसका कंप्रीहेंशन 20 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन और डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन ये भी आपके 20 नंबर के रहेंगे। तो पहला पेपर आपका 100 मार्क्स एंड सेकंड पेपर जो हमारा अपने सब्जेक्ट का होता है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, वो आपसे इकोनॉमिक्स के 200 क्वेश्चन पूछेगा और वो 200 ही नंबर के आपके रहेंगे। ये तो हो गया आपका 300 मार्क्स का पेपर। अब हम 2021 का जो क्वेश्चन पेपर है इसको स्टार्ट करते हैं। तो 2021 का जो क्वेश्चन पेपर है DSSB का 2021 का, इसके अंदर देखिए आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी अ बेटर मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलबींग। इनमें से कौन सा जो है किसी भी देश की इकोनॉमिक जो स्थिति होती है, वेलबींग कैसी है किसी भी देश में, उसका मेज़र करता है। फर्स्ट है बेस ईयर GDP, सेकंड है रियल GDP एंड थर्ड आपका आएगा पोटेंशियल GDP एंड फोर्थ आपका रहेगा नॉमिनल GDP। तो अगर हम बात करें किसकी कि किसी भी देश में इकोनॉमिक वेलबींग कैसी है लोगों की, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, तो आपको हमेशा किससे पता चलेगा, आपको हमेशा जो है वो रियल GDP से पता लगेगा कि किसी भी देश में वहाँ पर रहने वाले लोग कितनी गुड्स एंड सर्विसेज जो है खरीद पाते हैं, क्या उनकी परचेजिंग पावर है। तो आप रियल GDP से उसको मेज़र कर सकते हैं। तो वो एक अच्छा जो है आप कहेंगे इकोनॉमिक वेलबींग को मेज़र करने का तरीका है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, अ फैमिली हैज़ अ इनकम ऑफ 8000। एक फैमिली है जिसकी इनकम 8000 है, ठीक है, और वो स्पेंड कितनी कर देती है, 4000 रुपये वो कंजप्शन पे स्पेंड कर देती है। कितनी, 4000 रुपये। अब आपसे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पूछी है, तो आपको पता है APC का जो फॉर्मूला होता है वो आपका क्या होता है, C/Y होता है। तो आपका कंजप्शन कितना हो गया यहाँ पर 4000 और इनकम आपकी कितनी हो गई 8000। तो आप क्या करोगे, 4000 ऊपर लिखोगे और 8000 आप नीचे लिखोगे। अब आप इसको क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, 0.5 आएगा। ऑप्शन नंबर B यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ GDP। हमारी जो GDP होती है उसके अंदर हम किस चीज़ को शामिल नहीं करते। तो आपको पता है हमारी जो GDP होती है वो क्या होता है, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यही होती है हमारी। तो इसके अंदर
हम क्या क्या चीज़ें शामिल करते हैं, हम नेट एक्सपोर्ट शामिल करते हैं, हम गवर्नमेंट जो भी परचेज करती है, एक्सपेंडिचर करती है, उसको शामिल करते हैं, कंजप्शन को शामिल करते हैं। लेकिन एक्सपेंडिचर ना होकर यहाँ पर अगर इन्वेस्टमेंट होता तो ये हमारी जीडीपी का पार्ट होता। तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ जीडीपी, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे बोला गया है टेक्निकली अगर हम देखें तो नेशनल इनकम को क्या कहते हैं। टेक्निकली हम अपनी नेशनल इनकम को क्या बोलते हैं, तो अगर आप देखोगे तो हम अपनी नेशनल इनकम को क्या कहते हैं, एनएनपी फैक्टर प्राइस, मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट, लेकिन किस पर, फैक्टर कॉस्ट पर। तो यही हमारा टेक्निकली नेशनल इनकम होता है। तो यहाँ पर देखिए एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अकॉर्डिंग टू द न्यू केंजियन इकोनॉमिस्ट, नए जो केंजियन इकोनॉमिस्ट थे उनके हिसाब से विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, इनमें से कौन सा जो फैक्टर है डज नॉट कोज स्टिकी प्राइस, जो कि प्राइस के स्टिक होने का रीज़न नहीं है। न्यू केंजियन ने मॉडल दिया था ना, न्यू केंजियंस ने बोला था कि प्राइजेज होते हैं जो, और जो वेज रेट होती है वो क्या होती है, स्टिकी होती है। स्टिकी का मतलब उसमें चेंजेस नहीं होते। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, न्यू केंजियंस ने दिया था। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि इनमें से जो न्यू केंजियन इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने स्टिकी प्राइस का मॉडल दिया, उन्होंने रीजंस दिए थे कि क्यों हमारे वेजेस और प्राइस क्या होते हैं, चेंज नहीं होते, स्टिकी होते हैं। तो इनमें से कौन सा एक कारण स्टिकी प्राइस का नहीं है। पहला है एग्रीगेट डिमांड एक्सटर्नैलिटी, सेकंड है कंजप्शन एक्सटर्नल एक्सपेंडिचर, कोऑर्डिनेशन फेलियर, मेन्यू कॉस्ट। तो न्यू केंजियन इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा था एग्रीगेट डिमांड में एक्सटर्नैलिटी होती है जिसकी वजह से हमारे वेज और प्राइसेस चेंज नहीं होते, ये तो उन्होंने बात बोली थी। कोऑर्डिनेशन फेलियर की भी बात उन्होंने बोली थी, मेन्यू कॉस्ट की भी। यहाँ पर उन्होंने क्या कहा था कि हमारे देश में क्या होगा अगर मान लो हम प्राइसेस वगैरह ज़्यादा चेंज करेंगे, मान लो आपने प्राइस किसी भी कमोडिटी के घटा दिए, प्राइस के घटने से लोगों की रियल इनकम क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे ही रियल इनकम बढ़ गई तो उनकी परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी। लेकिन ऐसा करने से क्या होता है, अचानक से लोगों के पास इनकम तो बढ़ जाती है लेकिन इकोनॉमी में प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं बढ़ती, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई नहीं बढ़ेगी, तो एग्रीगेट डिमांड एक्सटर्नैलिटी हो जाएगी। तो जिसकी वजह से हमें अपने प्राइस को क्या रखना चाहिए, स्टिकी रखना चाहिए। मेन्यू कॉस्ट के बारे में भी उन्होंने यही कहा था। मेन्यू कॉस्ट क्या होती है, ये कॉन्सेप्ट भी न्यू केंजियन इकोनॉमिस्ट ने दिया था। तो इन्होंने क्या कहा था कि हमें क्या करना पड़ता है, प्राइस को एडजस्ट करना, प्राइस को एडजस्ट करने को ही क्या बोला जाता है, मेन्यू कॉस्ट बोला जाता है। उन्होंने एक रेस्टोरेंट का एग्जांपल देके समझाया था कि किस तरह से जो रेस्टोरेंट में रोज़ मेन्यू जो होते हैं वो चेंज नहीं होते, क्योंकि अगर वो मेन्यू चेंज करेंगे तो उन्हें प्राइजेस वगैरह में चेंजेस करने पड़ेंगे, तो जो कि इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है। तो ये भी एक रीज़न था वेज प्राइस की स्टिकी रहने का। अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन फेलियर की बात की, कोऑर्डिनेशन जो होता है ना मार्केट के अंदर वो फेल हो जाता है, जिसकी वजह से भी हमें अपने वेजेस और प्राइस को स्टिकी रखना पड़ता है। लेकिन न्यू केंजियन इकोनॉमिस्ट ने कभी भी कंजप्शन एक्सपेंडिचर की बात नहीं की थी, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग पर्सनल इनकम। अब आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है कि पर्सनल इनकम के बारे में कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है वो क्या है आपकी करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट पढ़िए, पहली स्टेटमेंट में आपको बोला गया है इट इज़ द इनकम दैट हाउस होल्ड एंड नॉन कॉरपोरेट बिजनेस रिसीव, कि पर्सनल इनकम वो इनकम होती है जो कि एक हाउस होल्ड को या फिर हम कहें नॉन कॉरपोरेट बिजनेस को रिसीव होती है। ये बात बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट हम इसकी पढ़ के देखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में बोला क्या गया है, सेकंड स्टेटमेंट में आपको बोला गया है इट डज नॉट इंक्लूड सेल टैक्स
एंड अदर इनकम टैक्स इन, कि इसमें ना तो किसी तरह का सेल टैक्स ना कॉरपोरेट इनकम टैक्स कभी भी इंक्लूड पर्सनल इनकम में नहीं होता। तो पर्सनल इनकम के बारे में, व्यक्तिगत जो आय होती है उसके बारे में ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट पढ़िए, पर्सनल इनकम इंक्लूड इंटरेस्ट इनकम एंड हाउस होल्ड रिसीव फ्रॉम देयर होल्डिंग ऑफ गवर्नमेंट डेप्ट, कि पर्सनल इनकम में आपको कहीं से भी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है, जैसे कि आपने मान लो गवर्नमेंट को डेट दिया है तो वहाँ से अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है तो वो आपकी पर्सनल इनकम का पार्ट होता है। तो ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। तो आप क्या बोलोगे, पर्सनल इनकम के बारे में तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन एन इंडियन सिटीजन वर्क टेम्परेली इन कनाडा, इंडिया का सिटीजन है लेकिन कहाँ काम करता है, कनाडा में काम करता है, वो भी कैसे, जो है टेम्परेरी काम करता है। तो ये किसके प्रोडक्शन का पार्ट होगा, इंडिया की जीडीपी का पार्ट है वो, कनाडा की जीडीपी का पार्ट है, इंडिया की जीएनपी का पार्ट है, या कनाडा की एनएनपी का पार्ट है। अब आप देखिए सिटीजन किसका है, वो इंडिया का, और कहाँ पर वो काम कर रहा है, वो काम कर रहा है आपका कनाडा के अंदर। तो लेकिन सिटीजन किसका है, इंडिया का, और कैसा सिटीजन है, कनाडा का टेम्परेरी सिटीजन है, मतलब कुछ टाइम के बाद वापस कहाँ जाएगा, इंडिया आ जाएगा। तो ऐसे में जो भी वो काम करेगा वो किसका पार्ट होगा, वो आपका होगा, आपका जो है वो इंडिया की ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट का पार्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपको एलएम कर्व के बारे में स्टेटमेंट गिवन है और आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी करेक्ट नहीं है। पहला बोला गया है एलएम कर्व शिफ्ट टू लेफ्ट व्हेन मनी सप्लाई इंक्रीज। अब हम क्या करते हैं, एलएम कर्व को बना लेते हैं। इन्होंने बोला जब आप मनी सप्लाई को इंक्रीज करोगे तो एलएम कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा। अब आप देखिए आपकी मनी सप्लाई ये है, अगर आप मनी सप्लाई को बढ़ाते हो तो एलएम कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट नहीं है, यही तो उन्होंने कहा। इन्होंने बोला एलएम कर्व आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट करना चाहिए, लेकिन आप क्या करो, मनी सप्लाई को बढ़ा दो। अभी हमने क्या देखा, जब हमने मनी सप्लाई को इंक्रीज कर दिया तो हमारा एलएम कर्व तो राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, लेकिन इनका कहाँ हो रहा है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है। तो इसीलिए पहला ही ऑप्शन आपका गलत है। बाकी सारे ऑप्शंस को भी हम देख लेते हैं। तो इन्होंने कहा है एलएम कर्व इज ड्रोन फॉर अ फिक्स रियल सप्लाई ऑफ मनी, कि जो हम एलएम कर्व को ड्रोन करते हैं ये आपका ये बताता है कि आपकी इकोनॉमी में कितनी फिक्स रियल मनी सप्लाई है। ये बात बिल्कुल सही है। अगली स्टेटमेंट को पढ़ियो, एन इंक्रीज इन प्राइस लेवल विल बी शिफ्ट एलएम कर्व टू लेफ्ट। अगर आपका प्राइस लेवल बढ़ जाता है तो एलएम कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा। अब देखिए ये एलएम कर्व हो गया, ये आपका आई इस कर्व हो गया। अब आपका मान लो प्राइस बढ़ जाए, पहले आप इस पॉइंट पर थे, आपका प्राइस बढ़ जाए तो आप क्या देखोगे, आप जो है आपका एलएम कर्व लेफ्टवर्ड ही तो शिफ्ट कर रहा है। प्राइस बढ़ने का मतलब क्या हुआ, मनी सप्लाई आपने घटा दी, तो ये भी बात सही है। लास्ट स्टेटमेंट देखिए, ऑन द एलएम कर्व डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी इक्वल। ये डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी इक्वालिटी को शो करता है आपका एलएम कर्व। एलएम कर्व सॉरी ऐसे होता है, ये आपका डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी में इक्वालिटी होती है, इसको भी शो करता है। तो आपने क्या देखा, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ये तीनों तो करेक्ट है, लेकिन ऑप्शन ए आपका इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपको बोला गया है फॉर अ पर्टिकुलर ईयर, एक ईयर है, नॉमिनल जीडीपी आपको बोली गई है इंडिया की 14,500 और रियल जीडीपी आपको बोली है 5,000 और आपको जीडीपी डिफ्लेटर पूछा है। तो आप लोगों को पता है जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला होता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू आपका होता है 100। अब हमारे पास नॉमिनल जीडीपी कितनी है 14,500
ठीक है, और रियल जीडीपी कितनी है आपकी, तो रियल जीडीपी आपकी 5,000 है, तो इंटू कर दो आप 100। तो जब आप इसको कट करोगे तो आपका जो है राइट आंसर जो है वो निकल जाएगा, आपका 290 जो है यहाँ पर राइट आंसर जीडीपी डिफ्लेटर निकल जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन अ नेशनल इनकम अकाउंट डेप्रीशिएशन को क्या बोला जाता है, मतलब डेप्रीशिएशन क्या होता है। डेप्रीशिएशन आप लोगों को सिंपल लैंग्वेज में पता है कि हम अपनी फिक्स असेट्स जो होती है उनको यूज़ करते हैं, तो उनकी जो वैल्यूज़ होती है, किसी भी चीज़ को यूज़ करने पर उसकी वैल्यू घटती है, जो उसकी वैल्यू में धीरे धीरे कंटिन्यूसली डिक्रीजमेंट आती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डेप्रीशिएशन बोलते हैं। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, हम अपनी एक फिक्स कैपिटल का कंजप्शन कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू कम हो रही है। वो जो कंजप्शन है फिक्स कैपिटल का, वही आपका क्या कहलाएगा, डेप्रीशिएशन कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन फिर आपसे क्या पूछा गया है, आपसे नेशनल इनकम के फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया कि यहाँ पर आपको क्या बताना है, नेट वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट। नेट वैल्यू एडिड आपसे फैक्टर कॉस्ट पूछी है, तो यहाँ पर बोला है कि ग्रोस वैल्यू एडिड में अगर हम सब्सिडीज़ को प्लस कर दें और नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दें। सेकंड में नेट वैल्यू एडिड के अंदर अगर आप क्या करो, नेट वैल्यू एडिड में आप इनडायरेक्ट टैक्स तो माइनस करना है और सब्सिडीज़ आपको क्या करनी है, प्लस करनी है। तो आप देखना, जब आप क्या करते हो, नेट वैल्यू एडिड मार्केट प्राइस पर आपके पास गिवन है, और जब आप उसमें से क्या करोगे, मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्स तो आप माइनस कर दो और सब्सिडीज़ को जब आप प्लस करोगे तो आपका जो निकल कर आएगा वो आपका आएगा नेट वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट। तो ऑप्शन नंबर बी, ये तो सीधा आपसे फॉर्मूला पूछा है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है द टोटल पर्सनल इनकम डेट हाउस होल्ड रिसीव। टोटल जो एक पर्सनल इनकम एक हाउस होल्ड को होती है, उसके अंदर क्या क्या होता है। तो पहला तो बोला है टोटल इनकम किसको मिलेगी, हाउस होल्ड को। पहला बोला है उसके अंदर क्या है, कंसिस्ट ऑफ इनकम क्रिएटेड फ्रॉम प्रोडक्शन। पहला तो इसके अंदर वो इनकम जो उसने प्रोडक्शन किया उससे उसने क्रिएट की। तो दूसरी क्या आएगी, दूसरी हमें ऑप्शन में देख के बतानी है कि हाउस होल्ड को जो इनकम मिली, पहली इनकम तो उसने जनरेट कैसे की, प्रोडक्शन में अपनी सर्विस थी, उसको वहाँ से इनकम मिली। तो दूसरी जो उसकी इनकम का पार्ट है हाउस होल्ड की, वो क्या चीज़ है। पहले बोला है आपको ट्रांसफ़र पेमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट से उनको ट्रांसफ़र जो भी अर्निंग होती है वो, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल प्रोडक्ट, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल प्रोडक्ट पे करते हैं वो, कंजप्शन एक्सपेंडिचर या प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट से जो भी ट्रांसफ़र अर्निंग हाउस होल्ड सेक्टर को होती है वो उनकी पर्सनल इनकम का पार्ट होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इन्फ्लेशन रेट रिमेन कॉन्स्टेंट। यहाँ पर बोला गया है कि इनमें से कौन सी कंडीशन में इन्फ्लेशन आपका क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। जब एक्चुअल जीडीपी और नेचुरल जीडीपी, अगर आपकी एक्चुअल में जीडीपी ज़्यादा है, नहीं एक्चुअल जीडीपी कम है और नेचुरल जीडीपी ज़्यादा है, तब नेचुरल रियल जीडीपी और एक्चुअल रियल जीडीपी जो है क्या है, लेस है, तब, या जीडीपी इज़ मोर देन जीएनपी। जब इन्फ्लेशन को आप तभी ज़ीरो बोल सकते हो या स्टेबल बोल सकते हो जब आपका जो नेचुरल जीडीपी है ना और एक्चुअल में जो आपकी जो जीडीपी है उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं हो, जब दोनों इक्वल हो। जब हमारी नेचुरल जीडीपी और हमारी एक्चुअल जीडीपी दोनों बराबर होती है, तब हमारा इन्फ्लेशन कहीं हम तो बिल्कुल ज़ीरो होता है या कॉन्स्टेंट होता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट
इज कैलकुलेटेड, आपको एनडीपी को कैलकुलेट करना है तो कौन से फॉर्मूले का आप यूज़ करोगे। तो एनडीपी आपको पता है, आप क्या करो, अगर आप जीडीपी के अंदर से डेप्रीशिएशन को माइनस कर दोगे ना तो आपका क्या आ जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ बोला गया है विच ट्रेजरी बिल रिप्लेस द 91 डे टैप ट्रेजरी बिल 1997। यहाँ क्वेश्चन में आपसे पूछा 1997 में किस ट्रेजरी बिल ने 91 दिवसीय जो ट्रेजरी बिल जो था उसका स्थान ले लिया। मतलब पहले 91 डे टैप ट्रेजरी बिल था, तो 1997 में ऐसा कौन सा बिल आया जिसने इसका स्थान ले लिया। तो 1991 के अंदर, अप्रैल 1991 के अंदर कौन सा बिल आया था, इंटरमीडिएट ट्रेजरी बिल आया था। 14 डे इंटरमीडिएट ट्रेजरी बिल आया था। इसने 91 डे टैप ट्रेजरी बिल का जो है स्थान ले लिया। जब भी आप DSSS का क्वेश्चन पेपर सोल्व करोगे तो आप देखोगे कि इन्होंने 2 से 3 क्वेश्चन, मिनिमम 2 से 3 या 5 क्वेश्चन तो आपको कॉमर्स के मिलेंगे देखने को। किसी भी चीज़ का फॉर्मूला पूछा है, कोई भी शेयर मार्केट से कुछ भी उठा के पूछ लिया। तो इससे पहले भी जो 2023 का जो फीमेल का जून में एग्ज़ाम हुआ था पीजीटी का, वो क्वेश्चन पेपर भी आपको चैनल पर सोल्व मिल जाएगा। वहाँ पर भी आप DSSS का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। वो वाला जो आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे आप चैनल के, वहाँ पर आपको वो क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट ड्यू टू द डिक्रीज इन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। यहाँ पर ये बोला गया है कि नीचे बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस है, किस एक ऑप्शन की वजह से आपकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या हो गई है, डिक्रीज होगी। पहला है जब आपकी टैक्स की वैल्यू कम हो जाए, टैक्स की वैल्यू बढ़ जाए, लोअर द मल्टीप्लायर वैल्यू, हायर द मल्टीप्लायर वैल्यू। आप लोगों को पता है जितनी ज़्यादा आपकी एमपीसी ज़्यादा होगी, जितना ज़्यादा आप खर्च ज़्यादा करोगे, कंज्यूम ज़्यादा करोगे, उतना ही आप कम क्या कर पाओगे, सेव कर पाओगे। तो हम क्या बोलेंगे कि हमारी हायर मल्टीप्लायर वैल्यू की वजह से हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या रहती है, कम रहती है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला गया है, आपको असेशन रीजन का क्वेश्चन पूछा गया है। चाइल्ड केयर जो प्रोवाइडेड इन अ डे केयर सेंटर इज़ अ पार्ट ऑफ जीडीपी, कि चाइल्ड केयर में जो भी सर्विसेज वगैरह दी जाती है वो हमारी जीडीपी का पार्ट है, पहली स्टेटमेंट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है कि ये हमारी किसका पार्ट है, ये हमारी जीडीपी का पार्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट में क्या बोला है, जीडीपी जो है यूज़ करती है मार्केट प्राइस टू यूज वैल्यू गुड्स एंड सर्विसेज एंड एक्सक्लूड द वैल्यू ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट टेक प्लेस आउटसाइड मार्केट। कि जीडीपी के अंदर सेकेंड स्टेटमेंट में क्या बोल दिया कि जीडीपी के अंदर वो वस्तुओं को तो हम शामिल कर लेते हैं जिनकी एक मार्केट में प्राइस होता है, लेकिन उन सभी चीज़ों को हम क्या कर देते हैं, जीडीपी से बाहर एक्सक्लूड कर देते हैं जिनकी मार्केट में कोई प्राइस नहीं होता। यही सही बात है। तो जीडीपी में क्या होता है, एक देश में एक साल में जो भी वस्तुएं सेवाएं बनती हैं उनकी मार्केट में जो प्राइस होती है। तो ये बात भी सही है कि जीडीपी में मार्केट प्राइस टू वैल्यू गुड्स एंड सर्विसेज एंड एक्सक्लूड कर देते हैं ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट टेक प्लेस, जो मार्केट में ही नहीं है उसको हम जीडीपी में कैलकुलेट नहीं करते। ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। तो इसीलिए दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है और आर की वजह से भी ए हो रहा है, तो इसीलिए आप क्या बोलोगे, ए एंड आर करेक्ट, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव आर एडिड, अगर आप एमपीसी और एमपीएस को ऐड करो तो आपकी क्या नहीं चाहिए, आपको पता है ये प्रॉपर्टी है इनकी, एमपीसी और एमपीएस इक्वल होते हैं 1 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका
राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हु जनरेट द मिक्स इनकम। मिक्स इनकम को कौन जनरेट करता है? गवर्नमेंट की कंपनीज, सोशल एंटरप्राइजेस, क्वाजी कॉरपोरेट ग्रुप, नॉन कॉरपोरेट एंटरप्राइज। मिक्स इनकम जो होती है मिश्रित आय, मिश्रित आय जो होती है उसको जो अर्न करने का काम होता है वो होता है आपका नॉन कॉरपोरेट एंटरप्राइज, जो अपनी सेल्फ सर्विसेज देते हैं, जैसे आप लोग वालों डॉक्टर हो गया, टीचर हो गया, तो मिक्स इनकम को अर्न करने का काम इनका होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस इज सर्व बाय द नेशनल बाय द इनकम मेथड ऑफ नेशनल इनकम एस्टिमेशन। जो हम इनकम मेथड है ना, हमारे 3 मेथड है, एक तो इनकम, एक एक्सपेंडिचर, एक प्रोडक्ट, नेशनल इनकम को मेजर करने का। जो हम इनकम मेथड से नेशनल इनकम को मेजर करते हैं तो उससे हम अपना कौन सा पर्पस जो होता है वो सोल्व करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है इट इज़ यूजफुल इन प्लानिंग एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि हम अपने संसाधनों का सही से बंटवारा कर पाते हैं। इट इंडिकेट्स द पोटेंशियल ऑफ राइजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन फ्यूचर, कि इसकी वजह से लोगों का फ्यूचर में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है राइज होता है। एंड इट इज़ यूजफुल इन प्लानिंग रिडक्शन इन इनइक्वालिटी। हम इनकम मेथड से इसीलिए नेशनल इनकम को मेज़र करते हैं, एस्टिमेट करते हैं, ताकि हम कोशिश करें कि जब हम प्लानिंग बनाएं, 5 ईयर प्लान हो या कोई भी प्लानिंग की जाती है, तो उसमें जितनी कम इनकम इनइक्वालिटी होगी उतना इकोनॉमी के लिए क्या होगा, अच्छा होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है आपको कुछ गिवन एक्सप्रेशन दिया गया है। नेशनल इनकम की एक स्टेटमेंट आप लोगों को पता है यही होती है हमारी। इसमें एम जो है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपको पता है ये कंजप्शन होता है, ये इन्वेस्टमेंट होता है, ये आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है, ये एक्सपोर्ट होता है, और ये आपका क्या होगा, इम्पोर्ट होगा। तो यहाँ पर आपका इम्पोर्ट जो है राइट आंसर हो जाएगा। आज हमने 21 क्वेश्चन सोल्व कर लिए, इसमें 200 क्वेश्चंस हैं, हम इनको जल्द ही कंप्लीट कर लेंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप DSSB के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही करना चाहते हैं या इकोनॉमिक्स की टॉपिक वाइज वीडियो करना चाहते हैं। आप इस बारे में अपने सजेशन लिख सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। आने वाली वीडियोज़ में हम इस क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट कर लेंगे।